राधे राधे। एक सब्सक्राइब बटन पर फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। एपिसोड 468 बदला रूप। वंश ने जानवी को देखा और बोला, लेट मी क्लियर वन मोर थिंग। कोई मेरे भाई को परेशान करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वंश की बात सुनकर जानवी की आंखों में डर दिखने लगा। उसे डरते देखकर वंश के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने कहा, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें सिर्फ ये एक ही सज़ा मिल रही है, वरना वीआर की दुनिया में किसी की आसानी से माफ़ी नहीं मिलती। वो कुछ देर रुका और आगे बोला, चलो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। 4 साल पहले की बात है। आई एम श्योर तुमने भी उस किस्से के बारे में सुना होगा। आयश भाई का एक राइवल हुआ करता था। उसने भाई की जान से मारने की धमकी देने की हिम्मत की थी, पर अचानक से वो कहीं गायब हो गया। फिर अगले दिन न्यूज़ में आया कि किसी जानवर ने उसे नोच कर खा लिया और उसकी आधी बॉडी जंगल के पास मिली। ये सुनकर जानवी का जैसे कुछ याद आया। ये न्यूज़ बहुत पुरानी थी, लेकिन उस बात को कोई भूल नहीं सकता था। ये न्यूज़ तब बहुत चर्चा में थी। वंश ने उसके चेहरे पर वो भाव देखे और कहा, वो मैंने किया था। मैं ही था वो जानवर जिसने उसके शरीर के हिस्सों को नोच नोच कर उसे अलग किया था। जानवी अब तक सदमे में आ गई थी। वो खड़े खड़े कांपने लगी। वंश ने आगे कहा, और अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक लड़का था राज नाम का। उसने भाभी को बहुत परेशान किया और भाई को जान से मारने की कोशिश की। तुम जानती हो मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने उसे उसी तरह से मौत के घाट उतारा जिस तरह उसने भाई की जान लेना चाहा, फेक एक्सीडेंट प्लान करके। वंश जो अब तक मुस्कुरा रहा था, अब उसकी आंखें गहरी हो गई थी। उसकी नीली आंखों में ऐसे लग रहा था जैसे कोई परखी नर्क का देवता किसी के आंखों से ही मौत दे रहा हो। वंश ने कहा, और अब तुम्हारी बारी। उसकी इस बात को सुनकर जानवी उसके कदम पीछे ले जाने लगी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, प्लीज़ डोंट किल मी। वंश ने गुस्से से उसे घूरा और उसके अपने सर पर हुड्डी डालते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जय ने दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से सारी लाइट्स ऑफ कर दी। जानवी का अब डर से की वजह से हालत खराब होने लगी। वो दरवाज़ा पीटने लगी, दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकलना है यहाँ से, प्लीज़ ऐसे मत करो। पर वंश वे कहाँ सुनने वाला था। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा, हम सबके कान्हा चैनल, इसको सब्सक्राइब करो। हवेली। सानवी रणवीर को एसएमएस देखकर मुस्कुराई। वो कुर्सी से उठकर कबर्ड के पास आई। उसने उसमें से एक सुंदर सी पर्पल कलर की ड्रेस निकाली और उसे पहने जा ही रही थी कि उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सानवी ने कपड़े को बेड पर रखा और दरवाज़ा खोलने चली गई। उसने देखा दरवाजे पर अंश खड़ा है। यस डैड, आपको कुछ चाहिए? उसने पूछा। अंश अंदर आते हुए बोला, हाँ, मुझे तुम्हें बताना था कि आज हम एक पार्टी में जा रहे हैं। तुम्हारी मॉम मेरे साथ नहीं आ रही हैं, तो मैंने सोचा तुम्हें साथ ले चलूं। यह सुनकर सानवी सोच में पड़ गई। वो अपने डैड को मना भी नहीं कर सकती, इसलिए कहा, क्या हमें अभी जाना है? अंश ने कहा, हाँ अभी जाना है, जाओ तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सानवी ने हाँ में सिर हिलाया। अंश ने उसके सर पर थपकी दी और वहाँ से चला गया। सानवी ने दरवाज़ा बंद किया और उससे टिक कर खड़ी हो गई। उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और रणवीर को एसएमएस बैक करते हुए बोली, आई एम सॉरी, हम पार्टी में नहीं आ सकते, हमें कुछ और काम है। और उसने उसे सेंड कर दिया। कुछ देर बाद वो जिस कपड़े को पहनने के लिए निकाली थी उसे पहनकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। वो एकदम बाबी लग रही थी और उसकी खूबसूरत नीली आंखें उसे रियलिस्टिक बना रही थी। उसने हल्का सा मेकअप किया और अपने बालों को देखने लगी। उसके बाल बहुत लंबे थे, जैसे कि सोना के हैं। उसे देखते हुए उसे कुछ याद आया। 7 साल पहले दोपहर का वक्त था। आरव और सानवी स्कूल के टेरेस पर बैठे पढ़ाई कर रहे थे, या यूं कहें तो उनका ध्यान पढ़ाई में कम और एक दूसरे में ज़्यादा चोरी चोरी देखने में लगा था। आरव कभी सानवी को देखता तो कभी सानवी आरव को। सानवी ने तब अपने बालों को पोनी टेल में बांधा था, पर उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, तो तब बहुत मासूम सी थी। आरव को उसका खिला चेहरा देखकर बहुत प्यार आता था। सानवी कुछ वक्त बाद उसे देखना बंद करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी, तो आरव ने कुछ सोचा और उसके बाल से रिबन को हटा दिया, जिससे सानवी के बाल खुलकर उसके चेहरे पर आने लगे। उसने हैरानी से उसे देखा और अपने बाल समेटते हुए बोली, आरव तुमने ये क्या किया? हमें हमारी रिबन दो। ये कहते हुए उसने आरव के
शाहर रिबन लेना चाहा आरव से रिबन लेना चाहा तो आरव ने अपना हाथ ऊपर कर दिया और बोला रहने दो ना, तुम इस तरह बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तुम्हारे बाल, खुले बाल और लंबे बाल बहुत पसंद है। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगा और सानवी उसकी मुस्कान में खो गई। फ्लैशबैक एंड्स। सानवी मिरर में देखकर उस पल को याद करते हुए मुस्कुरा रही थी। आरव को उसके लंबे बाल बहुत पसंद हैं। तभी उसकी मुस्कान अचानक से गायब हो गई। उसने आरव के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब आरव की बारी आई तो उसने उसका साथ छोड़ दिया। उसने कुछ सोचा और वॉशरूम में आ गई। उसने खुद को मिरर में देखा और अपने बाल को पकड़कर आगे करते हुए कुछ सोचने लगी। उसने गहरी सांस ली और सीजर उठाकर उसे काटने लगी। उन्हें काटते हुए उसकी आंखों में जरा भी पछतावा नहीं था। कुछ देर बाद वॉशरूम का सफ़ेद फर्श पर सानवी के बाल कट कर बिखरे हुए थे। उसने अपनी आंखों में चमक रहा था चीज़ को छुपाने के लिए अपने चेहरे पर पानी से साफ किया और वो बाहर आ गई। उसने खुद को संभाला और अपनी हुलिया ठीक करके सबके पास आ गई। लिविंग रूम में सभी लोग मौजूद थे। सोना की इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा था, इसलिए वो घर पर नहीं थी। रितिका भी सबके पास ही थी, पर वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। पर सिया रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो अंश से फ्लर्ट करने में बिजी थी। अंश ने ब्लैक 3 पीस सूट पहना था और वो उस उम्र में भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। सिया उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए बोली, वाओ अंकल, आप तो इस उम्र में भी कमाल लग रहे हैं। काश आप मुझे आंटी से पहले मिले होते, मैं पक्का आपसे शादी कर लेती। यह सुनकर अंश हंसते हुए उसके सर पर मारते हुए बोला, पागल लड़की, तब तुम पैदा भी नहीं हुई थी जब मैं तुम्हारी आंटी से मिला था। सिया अपने सर पर खुजाते हुए बोली, मैंने गलत क्या कहा? आप हैं ही उतने हैंडसम कि आपके बेटे भी आपके आगे चाय कम पानी है। उसकी बात पर सब हंसने लगे। तभी उन्हें किसी का गला साफ करने की आवाज़ आई। सब उस तरफ देखने लगे। वहाँ मौजूद नीलिमा, अंश, रूहानी, सारांश, सम्राट, पीहू, सिया, सानवी का ये रूप देखकर एकदम हैरान हो गए। सिया जल्दी से सानवी के पास आई और उसके बाल को छूते हुए बोली, हाय सानवी जी, आपके बालों को क्या हो गया? सानवी ने अपने आधे से ज़्यादा बाल काट दिए थे और सब उसके बाल उसके कंधे तक ही आ रहे थे, जिसकी वजह से उसे बैकलेस ड्रेस भी अब उसकी पीठ एक्सपोज हो रही थी। उसके होठों पर एक डार्क रेड कलर की लिपस्टिक थी, पैरों में रेड कलर की हाई हील्स। वो इस अटायर में काफ़ी सिडेक्टिव लग रही थी। सानवी मुस्कुराते हुए बोली, वो हम अपने पुराने लुक से बोर हो गए थे, इसलिए सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए। और वो अपनी ड्रेस को एक साथ हाथ में पकड़कर सीढ़ी से नीचे आ गई। उसे ऐसा देखकर रूहानी बोली, लेकिन सानवी, तुमने ऐसा कपड़े क्यों पहने हैं? देखो ना, ये बहुत अजीब है। सानवी ने यह सुना और रूहानी को देखते हुए बोली, कम ऑन भाभी, आप ऐसे कपड़े नहीं पहनती ना, शायद इसलिए। किस दुनिया में जी रही हैं आप? ये सुनकर रूहानी ने अपना सर झुका लिया और बोली, ओह आई एम सॉरी, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। सानवी ने कुछ नहीं कहा और अंश के पास आ गई। अंश उसे बिना किसी भाव के देख रहा था। सानवी ने मुस्कुराते हुए अंश का हाथ पकड़ा और बोली, चले डैड? अंश ने हाँ में सिर हिलाया। सानवी उसी तरफ अपने कपड़ों को एक हाथ से थोड़ा ऊपर उठाकर चल रही थी। उसके जाने के बाद सिया रूहानी के पास आई और बोली, दी, सानवी दी को क्या हुआ है? वो इतनी अजीब क्यों लग रही थी? सानवी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, रूहानी अपने चेहरे पर मुस्कान छोड़ना, तुझे क्या, तू जा अपना काम कर। सिया ने मुंह बनाया, पर सब देख पा रहे थे कि सानवी की बात से ये रूहानी का दिल दुख रहा था। पीहू उसके पास आते हुए बोली, रूहानी, तुम बुरा मत मानो, सानवी से मैं बात करूंगी। रूहानी हल्का सा मुस्कुराई। कुछ देर बाद वो कमरे में आ गई। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो सिया के फ़ोन पर अजय से बात करते हुए रेलिंग के पास टहल रही थी। तभी उसे सारांश ऑफिस से आता हुआ नजर आया। उसे देखकर उसका मुंह बन गया। सामने से अजय ने कहा, तो मिस्टर रायजादा तुम्हारा ख्याल नहीं रखते क्या? मैंने तो आया सामने से ऑफिस से, मैंने देखा आज की न्यूज़। रूहानी ने यह सुना तो मुंह बनाते हुए बोली, क्या फ़ायदा इस बात का, जब को हमारी एक छोटी सी बात भी नहीं मान सकते। हमने उनसे कहा था कि वो हमें काम करना है, तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। ऊपर से उन्होंने हमारी पढ़ाई भी छुड़वा दी।
आयश जो सीढ़ी से ऊपर ही आ रहा था वो उसकी बात सुनकर उसकी जगह पर रुक गया। रूहानी ने उसे झांक कर देखा तो आयश ने भी उसे देखा। रूहानी सीधी खड़ी हो गई और फ़ोन से बात करते हुए बोली, वैसे अजय भैया, आप दिल्ली कब आ रहे हैं? हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हम आपके पास आ जाएं? सामने से अजय ने कहा, हाँ मैं कुछ दिनों में दिल्ली आ रहा हूँ, एक सेमिनार अटेंड करने, तब तुम्हें मिलने आऊँगा। तब तक तुम अपना और सिया का ख्याल रखना। रूहानी ने कहा, ओके बाय। अब हम फ़ोन रखते हैं, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया और आयश को इग्नोर करके जाने लगी। तभी आयश ने किसी को फ़ोन मिलाया, ऊपर आते हुए बोला, हाँ रोहित, तुमने इवेंट मैनेजमेंट से बात कर ली? ओके, एक ही पोस्ट खाली है ना? ओके, तुम ऐसा करो, जिसने अभी हाल ही में रिज्यूम सबमिट किया है उसे इंटरव्यू के लिए बुलाओ, मैं पर्सनली उसका इंटरव्यू लूँगा। रूहानी ने जो उसे इग्नोर करके जा रही थी वो हैरानी से आयश की बात सुनकर उसके पीछे आ गई और फ़ोन के हो रही बातें सुनने की कोशिश करने लगी। आयश कमरे की तरफ जाते हुए बोला, ओके फिर मैं कल आ रहा हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, हमें क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर डिग्री ज़रूरी होती तो तुम अभी मेरे असिस्टेंट नहीं होते। एक्सपीरियंस। ये कहते हुए उसके रूहानी को देखा और रूहानी एकदम सीधी खड़ी हो गई। आयश ने अजीब सा मुंह बनाकर उसे देखा और बोला, यू फूल, अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? इसलिए तुम ऐसा करो, रिक्वायरमेंट को देख लेना। उसने फ़ोन काटा और तेज कदमों से कमरे की तरफ बढ़ा। उसे जाते देखकर रूहानी उसके पीछे भागते हुए बोली, आयश जी हमारी बात सुनिए। वो उसके आगे आ गई पर आयश नहीं रुका। रूहानी आयश के सामने थी और वो पीछे की तरफ कदम लेते हुए चल रही थी। वो बोली, आप कुछ कर रहे थे क्या? हम आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास तो एक्सपीरियंस भी है और आपसे पैसे भी कम लेंगे। आयश बिना रुके इसी तरह चलते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम्हें ज़्यादा सैलरी देकर द गोल्डन मून कंगाल हो जाएगा? रूहानी मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था, हम अच्छा काम कर सकते हैं। आप हमें एक बार काम पर तो रख कर देखिए ना, हम आपको निराश नहीं करेंगे, सच्ची। आयश उसे देखते हुए बोला, रियली? तुम्हें लगता है छोटे मोटे पार्टी ऑर्गेनाइज करके तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आ गया है? शायद तुम जानती नहीं हो, मेरी कंपनी के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं और कंपनी भी हर रोज़ कोई ना कोई इवेंट होते ही रहते हैं। ये सुनकर रूहानी जल्दी से बोली, तो हम सीख जाएंगे, आप ही तो कहा ना अभी कि बिना काम लिए एक्सपीरियंस नहीं आता। ये सुनकर आयश के कदम रुक गए। अब उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे, वो अपनी ही बातों में फंस गया। उसे रुकते देखकर रूहानी भी रुक गई। आयश ने अपना गला साफ किया और कहा, हाँ पर क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। ये सुनकर रूहानी ने चेहरा उतर गया, फिर भी वो उसके पीछे भागते बोले, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? आयश उसे साइड करते हुए बोला, इसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। तुम मेरी वाइफ हो, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें काम पर तो नहीं रख सकता ना। ये कहते हुए के बाद वो कमरे में आ गया। उसने टाई लूज की और कोट को बेड पर रखकर शर्ट के बटन खोलते हुए वॉशरूम में जाने लगा। तभी रूहानी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और वो बोली, क्या कोई और रास्ता नहीं है? हमें समझ नहीं आता हमारे काम से पढ़ाई का क्या कनेक्शन है, हम तो ऐसे ही काम कर सकते हैं। आयश ने उसे आंखें छोटी करके देखा और बोला, तो तुम इस बारे में सीरियस हो? रूहानी ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। आयश उसके बगल में आते हुए बोला, ठीक है, कल रोहित तुम्हें बता देगा तुम्हें क्या करना है। यह कहने के बाद वो उसके बगल से होकर वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद रूहानी खुशी से उछलने लगी। फाइनली उसे काम करने का मौका मिल रहा था। वो अभी खुशी हो रही थी कि आयश ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और उसे देखते हुए बोला, ज़्यादा खुश मत हो, तुम्हारा इंटरव्यू मैं लेने वाला हूँ और मुझे मेरे काम में एक भी मिस्टेक पसंद नहीं है। रूहानी ने यह सुना और उसका मुंह बन गया। वो बोली, हाँ तो हम आपसे थोड़े डरते हैं, आप कौन सा हमारी गलती पर हमें सजा देने वाले हैं। आयश अपने कंधे उठाते हुए बोला, लेट्स सी क्या होता है कल। रूहानी ने फिर से मुंह बनाया। एपिसोड 469, एंग्री रितिका। रात का वक्त। रितिका वंश के कमरे में थी। उसने जल्दी से अपनी आंखों से चश्मा हटाया और जल्दी जल्दी कुछ ढूंढने लगी। उसने अब तक वहाँ का जो मिला था वो उसके कोई काम का नहीं था।
वो बस वंश के बनाए हुए ड्राइंग्स थे जो कि ड्राफ्ट्स थे। एक लैपटॉप था, उसमें भी उसे कुछ नहीं मिला। वो झुल्लाते हुए लैपटॉप को बंद करते हुए बोली, डैम इट, ये कितना चालाक कैसे हो सकता है। मैंने देखा था कल यही लैपटॉप इसने ऑन किया था, फिर इसमें कुछ भी क्यों नहीं है। उसने गुस्से से हाथ टेबल पर मारा। तभी उसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। रितिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो एकदम सीधी खड़ी हो गई। उसने कहा, ओह शिट, इस बेवकूफ़ को भी अभी आना था। अब मैं क्या करूं? तभी उसके कानों में सोना की आवाज़ आई, रितिका तुम वहाँ क्या कर रही हो? रितिका ने राहत की सांस ली। वो मुड़ी और सोना का फेस करते हुए बोली, ओह आंटी, मैं बस ऐसे ही कमरे का मुआयना कर रही थी। ये कमरा मेरे लिए इतना नया है ना, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। सोना वंश के कमरे में पहली बार आ रही थी। उसने कमरे को देखा तो उसे वहाँ अजीब सी वाइब आने लगी। वो रितिका के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हारी चोट देखने आए हैं। तुम दिखाओ हमें, तुम्हें हाथ हिलाने में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? रितिका उसे अपनी इतनी फिक्र करते जानबूझकर मुस्कुराते हुए बोली, नो आंटी, मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ा ही दर्द है। सोना ने हाँ में सिर हिलाया। तभी वो सीरियस होते हुए बोली, अच्छा रितिका, हमें तुमसे एक बात कहनी है। रितिका ने कहा, हाँ आंटी, बोलिए ना, आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो कहना है साफ साफ कह दीजिए। सोना आप निश्चिंत हो गई। उसने रितिका के कान दोनों हाथों को पकड़ा और बोला, रितिका तुम बुरा मत मानना, पर हम जानते हैं हमारा ये फैसला सही नहीं, फैसला पता नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम तुमसे एक बात करना चाहते हैं। वो दरअसल हमें एक डोनर मिला है, आई डोनर। तुम गलत मत समझो, लेकिन हमें तुम्हारी फिक्र है। हम चाहते हैं कि तुम जिस तरह पहले इस दुनिया को देखती थी उसी तरह फिर से इसे देख पाओ। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या तुम कल मेरे साथ हॉस्पिटल आना पसंद करोगी? एक बार तुम्हारी टेस्ट कर लेंगे। ये कहने के बाद वो चुप हो गई। रितिका हैरानी से उसकी बात सुन रही थी। सोना ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो? रितिका अपने होश में आई और अपने उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, नो आंटी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने पहले भी कई कोशिश की, लेकिन तब डॉक्टर ने कहा था कि मैं कभी देख नहीं सकती, इसलिए मैंने अपनी सारी उम्मीद उसी वक्त खो दी। अब अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके लिए वे ज़रूर करूँगी। आखिर मैं भी पहले जैसी इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। सोना यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, ओके बेटा, कल हम सुबह हॉस्पिटल चलेंगे। रितिका ने हाँ में सिर हिलाया। सोना बोली, ठीक है, अब तुम रेस्ट करो, हम चलते हैं। ये कहने के बाद उसने रितिका के माथे को चूमा और वहाँ से जाने लगी। तभी उसकी नज़र जमीन पर बिखरे पेपर्स पर पड़ी। वो लड़का भी ना पूरा कमरा तहस नहस करके रखता है। उसने कुछ पेपर्स उठा लिए और देखने बोली, ये क्या है? ये वंश के डिज़ाइन किए वेपन्स थे और उसके साथ ही उसकी डिटेल्स। कुछ में बहुत ही अजीब से डिज़ाइन थे, जैसे किसी कंपनी का लोगो हो। एक ड्रैगन जिसमें मुंह से आग निकल रही हो। सोना की आंखें छोटी करके उसे देखा और बोली, ये लड़का ना जाने कब सुधरेगा। अब भी बच्चों की तरह ड्राइंग ही करता रहता है। पता नहीं उसने इन्हें फैलाकर क्यों रखा है। उसने पेपर्स को उठाकर देखा, पर टेबल पर रखा, और तभी उसने टेबल पर कुछ देखा। वहाँ पर एक पेपर्स थे जिन पर वही ड्राइंग्स बनी हुई थी। सोना के चेहरे पर भाव बदल गए जब उसने वहाँ पर एक नाम पढ़ा, VR आयरन। उसे याद आया पिछली बार जब वंश ने उसके सामने किसी की जान ली थी, तब उसने अपना नाम यही बताया था। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो पलट गई। इस बार अंदर आने वाला शख्स वंश था। वंश ने सोना को अपने कमरे में देखा और उसकी भौहें तन गई। उसने अपनी भारी आवाज़ में कहा, मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना, मुझे मेरे कमरे में किसी की भी आना पसंद नहीं है। ये कहने के बाद वो बुरी तरह से सोना को घूरने लगा, लेकिन सोना उसकी मॉम थी। जितना गुस्सा उसे आता उससे ज़्यादा गुस्सा सोना के अंदर था। सोना कुछ कहती उससे पहले रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ वंश, मैंने आंटी को मेरी मदद के लिए बुलाया था। मैंने कमरे में अकेली थी ना, इसलिए, है ना आंटी? उसने ये सोना से कहा। सोना जानती थी रितिका कुछ देख नहीं सकती, इसलिए उसने अपने चेहरे पर गुस्सा नहीं
छिपाया। वो धीरे से वंश के सामने आई और धीरे से बोली, वी आर एलोन, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। और वो वहाँ से चली गई। वंश ने बिना किसी भाव के रितिका को देखा। रितिका बोली, वंश, तुम्हें आंटी को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। से सॉरी टू हर। वंश ने अजीब नज़रों से उसे देखा और उसके पास आते हुए बोला। वो चली गई। रितिका ने अपने होठ गाल गोल कर लिए। वंश ने उसे ऐसे देखा तो उसके पास आ गया, उसके गाल को पकड़कर उसके होठों को चूम लिया। रितिका उसके हाथ को मारते हुए बोली, वंश, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम्हारे पास से स्मेल आ रही है। वंश उसके हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए बोला, चलो मुझे शॉवर में कंपनी दो। रितिका को उसके हाथ को मारते हुए बोली, वंश नो, जाओ, तुम अकेले ही नहा लो, मुझे बात की ज़रूरत नहीं है। पर वंश ने उसके ऊपर कंधे पर उठाया और बोला, हाँ मुझे अब चलो। रितिका अपने हाथ पैर चलाते हुए बोली, वंश पुट मी डाउन, मैं गिर जाऊंगी। पर वंश नहीं रुका। उसने लाकर रितिका को शॉवर के नीचे खड़ा किया और शॉवर को ऑन हो गया। वंश उसे देखते हुए एक एक करके उसके कपड़े उतारने लगा। रितिका की आंखें बड़ी हो गईं। शॉवर का पानी वंश की फ्लॉलेस बॉडी पर ऐसे फिसल रहा था जैसे कोई मोती अपना रास्ता बना रही हो। उसकी अट्रैक्टिव बॉडी इतनी कमाल की थी कि रितिका उसे देखती ही रह गई। फिर वंश के बॉडी से कुछ छोटे छोटे कट्स भी थे और उसके सीने पर एक बड़ा सा काला निशान भी था। रितिका ने सोचा, क्या ये गन शॉट का है? फिर उसे ध्यान आया कि वो क्या कर रही है। उसने अपना मुंह बंद किया और वो झट से घूम गई। वंश ने उसे ऐसा देखा तो वह, क्या हुआ, क्या तुम शर्मा रही हो? रितिका झुल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों शर्माऊंगी, तो तुम उधर क्यों घूम गई? वंश ने कहा। रितिका ने यह सुना और उसने कसकर आंखें बंद कर ली और कहा, वो मुझे लगा तुम कपड़े उतार रहे हो, इसलिए बस। वंश ने उसका बाजू पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए और उसकी कमर पर हाथ लपेटते हुए उसे अपनी करीब खींच लिया और वो बोला, हाँ तुमने सही सोचा। रितिका वंश के नेकेड चेस्ट को अपने हाथ में फील कर पा रही थी। उसकी सांसें भारी होने लगी और उसकी नज़र वंश के गले के पास एक निशान पर टिक गई। वो वंश के साथ इतने दिनों तक थी, पर वो जब भी करीब आ तब रितिका की आंखों में लेंसेस होते थे तो वो वंश को नहीं देख पाती थी। पर इस वक्त वो इस निशान को साफ देख पा रही थी। वो बड़ा सा कट था, जैसे किसी चाकू से बना हो। उसने अनजाने में ही उसके हाथ उस निशान पर फेरा। वंश उसे ऐसा करते बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी नीली आंखों में कुछ तो अलग था। रितिका ने कहा, वंश, निशान कैसा है? वंश उसके सवाल पर कुछ देर चुप रहा और उस निशान को देखकर बोला, ये चाकू का निशान है। 4 साल पहले मेरे एक सबसे अच्छे दोस्त, या यूं कहूँ दोस्त से भी बढ़कर मेरे दुश्मन ने ये जख्म दिया है। यह सुनकर रितिका ने वंश का फेस किया। वंश ने कहा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। एक रात जब हम पार्टी कर रहे थे तब उसने डैड के दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया और जब मैं नशे में था तब उसने मेरा गला काटने की कोशिश की, पर उसका बैड लक कि मैं जिंदा बच गया और मुझे आज भी उसके मरने का अफसोस है। कितनी बुरी मौत मरा था अभिषेक। ये कहते हुए उसने रितिका को देखा। वो उसकी बात सुनते हुए कहीं खो गई थी। अभिषेक का नाम सुनकर रितिका का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वंश ने उसे ऐसे देखा तो उसने उसके बालों को कंधे पर डाला और उसके टी शर्ट में हाथ डालकर उसकी कमर को सहलाते हुए उसके कान में झुका और धीरे से बोला, मुझे मेरे दुश्मनों को तड़पा कर मारने में बहुत मज़ा आता है। ये सुनकर रितिका के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए और उसकी आंखें भी फैल गईं। वंश ने उसका ऐसा रिएक्शन देखा तो हंसते हुए बोला, ओ डैम, देखो तुम्हारा चेहरा, कितना फनी लग रही हो। क्या तुम डर गई? मैं तो मजाक कर रहा था। पर उसके हंसने में जैसे रितिका को लगा जैसे वो उसका मजाक बना रहा हो। उसने कहा, दिस इज़ नॉट फनी वंश, तुमने किसी की जान ली है। ये सुनकर वंश की नीली आंखें गहरी हो गईं और चेहरा सख्त। वो बोला, पर मैंने बेवजह किसी की परेशान नहीं करा। लोग मुझसे ही आकर खुद ही उलझ जाते हैं, तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। और उसने कंधा उठा दिया जैसे वो उसके लिए बहुत आम बात हो। रितिका ने घूरकर उसे देखा और अपनी कमर में उसके हाथ को हटाया और वॉशरूम से जाने लगी। वंश ने उसके हाथ को पकड़ लिया, उसे अपने पास खींच लिया। रितिका उसके सीने से टकरा गई। वंश उसे मजबूती से पकड़ते हुए बोला,
तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? चलो बात लेते हैं। पर रितिका का अब गुस्सा आने वाला था। वो उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, लीव मी वंश। पर वंश ने उसे और कसकर पकड़ लिया। पर रितिका की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वंश ने उसे गुस्सा करते देखा तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो उसके कान को झुलाते हुए बोली, अगर मैंने नहीं छोड़ा तो? उसकी गर्म सांसों में रितिका के कान से टकरा रही थी। वो गुस्से में बोली, आई स्वेयर, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। वंश उसे और गुस्सा दिलाते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है, जब तुम गुस्सा करती हो तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। रितिका बोली, हाँ, और हर खूबसूरत चीज़ जानलेवा होती है, इसलिए मिस्टर वंश रायजादा, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश भी मत करना। वंश ने उसकी बात लाल नाक को पिंच किया और हंसते हुए बोला, ओह, मैं तो डर गया। देखो तो तुम्हारी नाक गुस्से से फूल रही है। रितिका ने चिढ़कर हुए अपने हाथ को झटका और बोली, वंश छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वंश उसे फिर से पकड़ते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब कुछ नहीं करूँगा, चलो नहाते हैं। रितिका ने घूरकर उसे देखा। अभी हुई इस लड़के को नहाने की पड़ी थी। वंश ने फिर से उसे गुस्सा करते देखा तो उसे शांत करने के लिए उसके होठों को चूम लिया। रितिका ने जोर से उसे धक्का दिया और बोली, वंश तुम। पर वंश ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसके कमर को कसकर पकड़ते हुए उसे खुद से चिपकाए लिया और उसे चूमने लगा। पार्टी वेन्यू। प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो हम सबके गाना को। अंश। पार्टी वेन्यू। अंश सानवी के साथ पार्टी वेन्यू में पहुंचा। ये पार्टी शहर के जाने माने नेता मिस्टर कपूर के बड़े बेटे की सगाई की पार्टी थी। इस पार्टी में शहर के सभी बड़े खानदान के लोग इस पार्टी में शामिल थे। सानवी ने एक हाथ में अंश को हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ अपने ड्रेस को पकड़कर चल रही थी। अंश के आने से वहां मौजूद सभी लोगों का अटेंशन उसके ऊपर आ गया। तभी एक आदमी जिसने सिंपल से कपड़े पहने थे लेकिन दिखने में बहुत ही सुलझे और समझदार लग रहे थे, वो उन्हें देखकर उसके पास आए और अंश की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए बोले, वेलकम मिस्टर रायजादा, पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंश ने उनके हैंड शेक किया और बोला, मुझे तो आना ही था, आप हमारे शहर के करता धरता जो ठहरे। उसकी बात पर मिस्टर कपूर के ठाके लगाते हुए कहा, क्या मजाक करते हैं आप मिस्टर रायजादा, मुझे तो ये आपसे कहना चाहिए, आपकी वजह से ही तो लोग मुझ पर यकीन करते हैं। अंश ने इस बार कुछ नहीं कहा। मिस्टर कपूर ने कहा, वैसे ये ब्यूटीफुल लेडी आपके साथ कौन है? लेट मी गैस, क्या ये आपकी बेटी है? अंश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। मिस्टर कपूर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ओह नाइस टू मीट यू बेटा, तुम बहुत प्यारी हो। सानवी मुस्कुराई। तभी उसकी नज़र मिस्टर कपूर से कुछ दूर पर खड़े एक इंसान पर पड़ी तो उसकी मुस्कान बड़ी हो गई। वो रणवीर था। रणवीर ने डार्क पर्पल शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। वो दिखने में काफ़ी कमाल का था। मिस्टर कपूर ने कहा, चलिए हम बैठकर बात करते हैं। वो जाने के लिए मुड़ा तभी उस रणवीर को देखा। उसने अपने पास बुलाते हुए कहा, आह रणवीर, यहाँ आओ। रणवीर ने हाँ पर सिर हिलाया और सानवी को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आ गया। मिस्टर कपूर उसे अंश से मिलवाते हुए बोले, मिस्टर रायजादा, ये मेरा बेटा है रणवीर। रणवीर अंश को देखते हुए बोला, हेलो मिस्टर रायजादा। अंश ने हाँ में सिर हिलाया। उसने सानवी को देखा और कहा, हेलो मिस रायजादा। हेलो मी कपूर, सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। पर सुनकर अंश का मुंह बिगड़ गया। मिस्टर कपूर ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। रणवीर ने हाँ में सिर हिलाया। मिस्टर कपूर ने कहा, ठीक है फिर तुम दोनों बातें करो, मुझे मिस्टर रायजादा से किसी और से भी मिलवाना है। रणवीर ने हाँ में सिर हिलाया। अंश सानवी को कुछ कहता उससे पहले ही सानवी ने कहा, इट्स ओके डैड, मैं इनके साथ हूँ। अंश ने हाँ में सिर हिलाया और मिस्टर कपूर के साथ चला गया। उसके जाने के बाद रणवीर ने सानवी के कान में झुकते हुए कहा, मिस आलिया, क्या किसी ने एक फैक्ट बताया? तुम बहुत ही हॉट लग रही हो इस पर्पल बैकलेस ड्रेस में। यह सुनकर सानवी ने अपने चेहरे पर आ रहे बालों को कान से पीछे किया और बोला, आई नो। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत खूबसूरत होने के साथ खतरनाक भी हो। रणवीर ने कहा तो सानवी मुस्कुराई। उसने अपने दोनों हाथों को
पैंट के पॉकेट में डाला और बोला, चलो बैठकर बात करते हैं। सानवी ने हाँ में सिर हिलाया। रणवीर उसे एक टेबल के पास ले आया। उसने सानवी के लिए चेयर खींचा तो सानवी उसे थैंक्स कहते हुए बैठ गई। वो बोली, वैसे हमें नहीं पता था तुम हमें इस पार्टी में बुला रहे थे। रणवीर ने कहा, हाँ, पर मैं जानता था तुम ज़रूर आओगी। सानवी ने मुंह बनाया। उसने कहा, वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? आई मीन तुम्हारी एक्स? रणवीर स्टेज की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो जो मेरे भाई के पास खड़ी है ना, वो ही है मेरी एक्स। सानवी हैरान होते हुए बोली, डोंट टेल मी, तुम्हारे भाई तुम्हारी एक्स से शादी करने वाले हैं? ओह पुअर रणवीर। रणवीर मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, उड़ा लो मजाक। सानवी हंसने लगी। तभी उसकी नज़र कुछ दूर पर खड़े एक इंसान पर पड़ी तो उसकी हंसी जैसे गायब सी हो गई। रणवीर ने उसे अचानक से चुप देखा तो कहा, तुम्हें अचानक से क्या हुआ? सानवी ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रणवीर ने उस तरफ देखा जहाँ सानवी देख रही थी। वहाँ पर एक और शख्स खड़ा था जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो कोई और नहीं बल्कि आरव था। आरव रणवीर से बड़े भाई का दोस्त था, इसलिए उसकी सगाई अटेंड करने आया था। उसके साथ ही रागनी भी थी। रणवीर के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने कहा, क्या वो तुम्हारा एक्स नहीं है? सानवी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसे एहसास हुआ रणवीर ने क्या कहा। वह बोली, तुम्हें कैसे पता? रणवीर ने कहा, कम ऑन आलिया, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। सानवी ने मुंह बनाया। तभी आरव की नज़र भी सानवी पर पड़ी और वो बस उसे देखता ही रह गया। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्रेस द बेल आइकॉन और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।